वापसी का सफर तय हो गया और हम नाटोनिया की उस चौकी के पास पहुंच गए जहां हमारे कागजात वगैरह चेक किए जाने थे। दिलचस्प बात यह थी कि ऊंट को नाटोनिया में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली थी। चौकी के मुहाफिज ने हमें इस बारे में इजमालन बता दिया और हमने उनसे इत्तेफाक कर लिया। चुनाचे ऊंट को वहीं छोड़ दिया गया, जिसे मुहाफिजों ने जंगल में हुनका दिया और हम आबादी में दाखिल हो गए। हमारी रिहाइश गाह हमारे लिए महफूज थी। वहां दाखिल होते हुए किसी ने हमसे कोई सवाल न किया था। मैंने बर्ड से कहा, ये कैसे मालूम हो बर्ड के फाखरा याकूबी वापस आ गए हैं। बर्ड ने रूम सर्विस के वेटर को तलब करके उससे हमारे लिए किसी पैगाम के बारे में पूछा, लेकिन वेटर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा कि हमारे लिए कोई पैगाम नहीं, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई पूछगिछ की है। इससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे हम तन बतकदीर हो गए। बिच्छू काटने से जो असरात बदन पर नुमाया हुए थे वो अब मफकूद हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बर्ड को शुबा था कि मेरे जिस्म में कुछ कमजोरियां हैं। उसने कहा कि वो मेरे चेहरे पर कुछ पीलाहट महसूस कर रहा है। फिर वो जिद करने लगा कि मैं किसी डॉक्टर से मशवरा कर लूं। मैंने कहा, मगर बर्ड, मैं अंदरूनी तौर पर खुद को बेहतर महसूस करता हूं। वो बोला, तुम नहीं जानते चीफ, सहराए आजम के पुरस्कार वीरानों में रहने वाले ये जानवर बाज हालात में इंतहाई खतरनाक होते हैं और उनकी चीरादस्तियों के असरात बाद में नुमाया होते हैं। डॉक्टर तुम्हारे खून का तज्जिया करके ये बता सकेगा कि बिच्छू के जहर का असर तुम्हारे खून में है या नहीं, और उसके आइंदा कुछ असरात तो नहीं हो सकते। मैकनो से एक बार मैंने सुना था कि यहाँ बाज बिच्छू ऐसे होते हैं जो अगर काट लें तो तवील अरसे के बाद जिस्म पर फालिज के असरात हो जाते हैं। एहतियातन चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम जरूरी समझते हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, और हम अस्पताल रवाना हो गए। दिन के 10 बजे थे उस वक्त जब हम अस्पताल में दाखिल हुए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चंद डॉक्टर मौजूद थे। उनमें 2 अरब थे और एक गालिबन यूरोपियन था। अरब डॉक्टरों में से एक ने मेरी रुईदाद सुनी और उसके बाद उसने बर्ड को बताया कि मुझे 24 घंटे अस्पताल में रहना पड़ेगा। बिच्छू के जहर के बारे में उसने भी इन्हीं तमाम खदशात का इजहार किया था जिनका बर्ड ने शाने हिलाकर मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है चीफ, तुम लाइन ऑफ क्रूजल की इस आबादी के अस्पताल में भी रह कर देख लो, ये तजुर्बा भी तुम्हें याद रहेगा। डॉक्टरों ने मुझ पर काफी तवज्जो दी। कोई सवाल नहीं किया गया था मुझसे। मुमकिन है इसकी वजह वो निशानात हों जो अब भी हमारे पास मौजूद थे और यहाँ खुसूसी लोगों को दिए जाते थे। अस्पताल अंदर से काफी कुशादा और नफीस फर्नीचर से आरास्ता था। अंदर दाखिल होकर ये एहसास भी नहीं होता था कि इमारत लकड़ी की बनी हुई है। मुझे एक बेड पर जगह दे दी गई और उसके बाद 2 नर्सें और एक डॉक्टर मुझ पर मसरूफ हो गए। नर्स ने सिरिंज में मेरा थोड़ा सा खून लिया और उसे टेस्ट के लिए लेबोरेटरी पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, 2 टैबलेट खिलाई और 1 घंटे के बाद मेरा मुआयना करने के लिए कहकर उठ गया। अस्पताल में रहकर खासे सुकून का एहसास हुआ था। बर्ड भी मेरे नजदीक ही मौजूद था और बैठा हुआ मुझसे बातें कर रहा था कि एक अनोखा वाकया पेश आया। दुबले पतले बदन का एक आदमी हाथों में ट्रे लिए हुए उस जगह से गुजरा जहां मेरा बेड था। उसने सरसरी सी निगाह मुझ पर डाली और फिर दफतन यूं महसूस हुआ जैसे ट्रे उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरेगी। उसने ट्रे को संभाला और मुतहय्यराना अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। फिर वो झिझकता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। उसने कहा, एक्सक्यूज मी सर, और झुककर मुझे देखने लगा। ट्रे उसने एक तरफ रख दी थी। चंद लम्हात मुझे देखता रहा और फिर सीधा खड़ा हो गया। बर्ड तमस्खराना निगाहों से उसे देख रहा था। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो बर्ड ने मुस्कुराकर कहा, अगर और देखना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। उसने कहा, नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, और फिर ट्रे संभाल कर वहां से निकल गया। बर्ड ने ताज्जुब से सवाल किया, इसे क्या हुआ था? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। वैसे मैं उस शख्स की उस हरकत के बारे में गौर कर रहा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो शख्स एक बार फिर मुझे नजर आया और इस बार उसके साथ एक और हस्ती भी थी। लेकिन उस शख्सियत को देखकर मेरे जहन में इस जोर का धमाका हुआ कि मैं शिश्तर रह गया। मेरी आंखें यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आंखें जो देख रही थीं वो भी गलत नहीं था। ये साइका माइलर थी, अस्पताल के लिबास में मलबूस। चेहरे पर वो शोखी, वो ताजगी नहीं थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी, बल्कि उसके बरक्स कुछ जर्दी सी खंडी हुई थी। आंखों में एक वीरान सी कैफियत थी। बाल मुंतशिर थे और जो सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज चीज थी वो उसकी बगल में दबाई हुई बैसाखी थी। वो उस बैसाखी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक पहुंच गई और मैं मुतहय्यराना अंदाज में उठकर बैठ गया। मेरे मुंह से तहय्युर ज़दा आवाज निकली, साइका। बर्ड भी चौंक कर साइका को देखने लगा। साइका पत्थर के बुत की मानिंद मेरे सामने खामोश खड़ी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है मुझे कोई ऐसी बीमारी तो थी नहीं जिसकी वजह से मैं बिस्तर पर लेटा ही रहता।
साइका के करीब पहुंचकर मैंने बेख्तियाराना अंदाज में उसके शाने पर हाथ रख दिए। ये बैसाखी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। बैसाखी के नीचे उसकी टांग की खाली जगह नजर आ रही थी और ये इतना कर्बनाक इंकिशाफ था कि मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने बड़े प्यार से उसे आगे बढ़ाया और फिर अपने बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, साइका क्या वाकई ये तुम हो? साइका ने अपने साथी की तरफ देखा, फिर बड की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और उसके खुश्क होंठों को जुम्बिश हुई। हाँ अली, मैं साइका हूँ, वो अफसुर्दा लहजे में बोली और उसकी गर्दन झुक गई। उसकी आंखों से आंसुओं के वो मोटे मोटे कतरे उसके रुखसारों पर फिसल पड़े। मैंने प्यार भरे अंदाज में उसकी ठोड़ी उठाई और दर्दंगेज लहजे में बोला, साइका तुम्हारी टांग? बोली, कोई बात नहीं अली, जिंदगी में हर तरह के मरहले आते हैं, तुम मिल गए, तुम जिंदा हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। शायद तुम मेरी मुसर्रतों का अंदाजा न कर सको, शायद तुम इनकी हुदूद को न पा सको। उसकी आवाज में लर्जिश थी और आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। मैंने कहा, साइका मुझे बताओ तुम्हारी टांग को क्या हुआ और तुम्हारे दूसरे साथी, मेरा मतलब है रेड पैंथर्स? साइका ने उदास निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, वो सब मौत के घाट उतर गए, सब मारे गए, सिर्फ वेल्स बचा है। उसने अपने साथ खड़े हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने तुम्हें पहचान लिया था अली, और इसके बाद इसने मुझे इत्तला दी। मैंने कहा, लेकिन तुम इस अस्पताल में? उफ, कितने सवालात हैं मेरे जहन में, कितना उलझा हुआ हूं मैं तुम्हारे लिए। वो बोली, तुम्हें क्या तकलीफ है अली, तुम क्यों इस अस्पताल में दाखिल हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पाँव में एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। डॉक्टरों का ख्याल है कि मुझे अपने खून का तज्जिया करवा लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रुकूंगा। तुम्हारा क़याम कहाँ है? वो बोली, इसी अस्पताल में हूँ मैं अली, डॉक्टर अभी मेरा इलाज कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि मेरी जिस्मानी कैफियत दुरुस्त नहीं है, चुनाचे वो मुझे ज़ेरे निगरानी रखना चाहते हैं। मैंने पूछा, तो तुम यहाँ कब से हो? वो बोली, दिनों का हिसाब नहीं रखा मैंने, लेकिन काफी दिन गुजर गए हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल सकती है? मेरा मतलब है अगर तुम एक आध दिन के लिए ही यहाँ से बाहर जाना चाहो तो। वो बोली, हाँ अली, मैं डॉक्टरों से बात कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ साइका, तन्हाई में तुमसे बहुत सी बातें करने का ख्वाहिशमंद हूँ मैं, प्लीज मेरे लिए ये इजाजत ले लो। बर्ड एकदम उठ खड़ा हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम आप मुझे बता दीजिए कि इस सिलसिले में किससे बात करना होगी, मैं और ये मिस्टर क्या नाम था इनका? वेल्स ने खुद आगे बढ़कर कहा, वेल्स। बर्ड ने कहा, आइए मिस्टर वेल्स, हम बातचीत किए लेते हैं डॉक्टरों से, मेरा ख्याल है उन्हें एतराज नहीं होगा। वेल्स बर्ड के साथ बाहर चला गया। साइका ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, तुम यकीन करो अली, मैं इन हालात से जरा भी दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल था, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ कि तुम न जाने किन हालात का शिकार हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ साइका, तफसीली गुफ्तगू हम तन्हाई में करेंगे। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बेहद मुसरत हुई है, लेकिन मैंने उसके पाँव को अफसुर्दगी से देखा। बोली, हाँ अली, मैं अपाहिज हो गई हूँ, मेरी जिंदगी बच गई, लेकिन मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके बाद की जिंदगी मेरे लिए कितनी कर्बनाक होगी। मेरे दिल में साइका के लिए बेपनाह दुख उमड़ आया था, लेकिन उस दुख का इजहार करके मैं साइका को मजीद मलूल नहीं करना चाहता था। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, साइका, जिंदगी तगय्युरात का नाम है, कोई नहीं जानता कि कल कौन सी तब्दीली उसके लिए क्या खबर लाने वाली है। मुमकिन है ये सब कुछ भी तुम्हारे लिए बेहतर हो, जो हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कोशिश कर रही हूँ अली। थोड़ी देर के बाद बर्ड और वेल्स वापस आ गए, उनके साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने साइका से कहा, क्या मिस्टर अली के साथ आप भी जाना चाहती हैं मैडम? उसने कहा, हाँ एक दिन के लिए ही सही। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अली तो जा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर अब्दुल्लाह का इंतजार कर लें, आपको वही इजाजत दे सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम उनका इंतजार कर लेंगे। बर्ड ने कहा, चीफ तुम्हारी रिपोर्ट तो कल भी हासिल की जा सकती है, मैं जरा डॉक्टर अब्दुल्लाह के बारे में मालूम कर लूं। मैंने कहा, शुक्रिया बर्ड, जरा मालूम करो। बर्ड ने कहा, आओ वेल्स, और वो दोनों बाहर निकल गए। आधे घंटे के बाद डॉक्टर अब्दुल्लाह से हमें इजाजत मिल गई और मैं साइका को सहारा देकर अस्पताल से बाहर निकल आया। वो बोली, मुझे छोड़ दो अली। इस दौरान मैं बैसाखी के सहारे चलने की काफी मशक कर चुकी हूँ। उसके लहजे में उदासी खुली हुई थी। मैंने कहा, तुम बाहिम्मत लड़की हो साइका, यकीनन तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। साइका हंसने लगी, फिर बैसाखी टेक कर मेरे साथ चलते हुए बोली, अली, लोग एक ही अंदाज में दिलासा क्यों देते हैं? कोई तो तब्दीली होनी चाहिए अल्फाज में।
कोई ठोस बात जिससे सुकून का एहसास हो? बर्ड ने कहा, चीफ एम्बुलेंस तैयार है। साइका को एम्बुलेंस में बिठाकर मैं बर्ड और वेल्स के साथ अपनी रिहाइश गाह पर आ गया। साइका मेरे कमरे में दाखिल हो गई तो बर्ड ने आहिस्ता से कहा, मेरी और मिस्टर वेल्स की फिक्र न करना चीफ, हम दोनों दोस्त बन गए हैं और मिस्टर वेल्स का ख्याल है कि मेरी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। क्यों वेल्स? वेल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर बर्ड। बर्ड ने वेल्स को धकेलते हुए कहा, तो फिर आओ डियर, डाइनिंग हॉल में चलकर कुछ माले मुफ्त पर हाथ साफ करें। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से बर्ड को देखा। बेहद माकूल इंसान था वो। मैं अंदर आ गया। साइका मसहरी पर बैठ गई थी, बैसाखी नजदीक रखी हुई थी। उसे देखकर दिल शदीद दुख रहा था। मैं उसकी सीमाबी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। शोख मुस्कुराहटें बखेरने वाली ये लड़की किस कदर मुरझा गई थी। मैं कुर्सी उसके करीब घसीट लाया। अपनायत से पूछा, कुछ पियोगी साइका? उसने कहा, कॉफी। मैंने रूम सर्विस को इंटरकॉम पर कॉफी के लिए कह दिया। चंद मिनट में कॉफी आ गई। मैंने अपने हाथ से उसे कॉफी बना कर दी और साइका ने शुक्रिया के साथ उसे कबूल कर लिया। फिर बोली, पहले मेरी हालत काफी खराब हो गई थी अली, हाथ पांव बेजान हो गए थे, लेकिन अब ठीक हूँ। बस तुम्हारे सामने आकर यूं महसूस हो रहा है जैसे तमाम कमजोरियां उभर आई हूं। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम खुद को संभाल लोगी साइका। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें खुशी होगी? मैंने शिकायत आमेज लहजे में कहा, ये सवाल करने की जरूरत है क्या? बोली, तो समझ लो कि मैं संभल गई। मैंने कहा, वेरी गुड, तुम आम लड़की नहीं हो साइका, मैं जानता हूँ। अब मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? साइका ने तेवरी चढ़ाकर कुछ शोख लहजे में कहा, उस वक्त से बताऊं जब हमारे दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैंने कहा, हाँ यकीनन। मैं उसके जुमले की गहराई का अंदाजा नहीं कर सका था। वो हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं अली, तुम बोर हो जाओगे। मैं सिर्फ उस वक्त के बाद की कहानी सुनाऊंगी जब सहराए आजम में तुमसे जुदा हो गई। मैं न समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा, लेकिन फिर उसकी बात मेरी समझ में आ गई। मुझे तारीना हार्टो की जबानी मालूम हुआ था कि साइका के मेरे लिए क्या जज्बात थे। फिर उसे मेरे और तहजीब मैल्कम एक्स के बारे में तारीना से पता चला और उसने अपने कदम रोक लिए। राब्तों का हवाला गालिबन इसी एहसास के तहत दिया था उसने। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद साइका ने कहा, हमारे दरमियान ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम था, लेकिन गोल्डीन स्पायरो के साथी हमारी ताक में लगे हुए थे। तुमसे आखिरी गुफ्तगू होने के बाद अचानक एक रात कुछ खौफनाक लोग हम पर हमला आवर हुए। उनसे मुकाबला हुआ और मेरे बहुत से आदमी मारे गए। मैं, एली और चंद दूसरे लोगों के साथ एक गाड़ी में फरार हो गई। हम अंधाधुंध भागे थे, इसलिए किसी सही रास्ते का तायुन न कर सके थे। फिर हम खौफनाक जंगलात में जा फंसे, इसलिए किसी रास्ते का सही तायुन न कर सके थे। फिर हम खौफनाक जंगलात में जा फंसे, जहां तरह तरह की हौलनाक सऊबतें हमारी मुंतजिर थीं। ट्रांसमीटर इस भाग दौड़ में कहीं गिर चुका था और तुमसे राब्ते का कोई जरिया नहीं रहा था। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, खुराक न रही। हम में से 5 अफराद भूख से मर गए। एली को सांप ने डस लिया और फिर एक रात भेड़ियों का एक गोल हमलावर हुआ। उन्हीं में से एक भेड़िए ने मेरी टांग चबा डाली। सिर्फ मेरा एक साथी बचा था जिसने मेरा साथ दिया। भेड़िए के दांतों का जहर मेरे बदन में सरायत कर रहा था। मैं सिर्फ मौत की मुंतजिर थी। जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखना तकदीर में लिखा था। मसूद तलहा ने अपनी पार्टी के साथ मुझे देख लिया और मुझे मौत के जबड़ों से निकाल लाया। उस वक्त से नाटोनिया के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हूँ। मैंने पूछा, मसूद तलहा? मुझे ये नाम शनासा महसूस हुआ। बोली, लाइन ऑफ क्रूजल के निगरानों में से एक है। बहुत नेक फितरत अरब नौजवान है। शायद मेरे अपने भी मुझसे इतनी हमदर्दी न कर सकते जो उसने की है। मुझे ये नाम याद आ गया। फाखरा ने मसूद तलहा का नाम भी लिया था। मैं गर्दन झुकाकर इन वाकयात पर गौर करने लगा। साइका बेचारी मेरी वजह से इस हादसे से दो चार हुई थी। मैंने पूछा, अब मसूद तलहा कहाँ है? वो बोली, 19 तारीख को नाटोनिया आएगा, उससे मिल लेना, तुम्हारा जबरदस्त मद्दा है। मैं चौंका, क्या तुमने उसे मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता दिया है? वो बोली, अली वो एक शरीफ नौजवान है और फिर उसने मुझ पर जो एहसानात किए हैं उसके बाद उससे झूठ बोलने का ख्याल भी दिल में न ला सकी। इस हादसे के बाद जाहिर है मुझे सब कुछ बेकमोकास्त उसे बताना पड़ा। ये कहकर उसने नजरें झुका ली। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मसूद तलहा हमारी यहाँ आमद और प्रोग्राम के बारे में हर रात से वाकिफ है। वो बोली, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि मैं एक मिशन के तहत तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। अपने मिशन के बारे में उसे मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी हैसियत बहरहाल तुम्हारे एक मातहत की थी और तुम मुझे जरूरत से ज्यादा बाखबर नहीं रखते। मैंने कहा, बहरहाल अब इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर हम मौजूदा सूरत हालात पर गुफ्तगू करते रहे। शाम से कुछ पहले मैं साइका को अस्पताल छोड़ आया और दूसरे दिन आने का वादा किया। वापसी पर बर्ड ने मुझसे साइका के बारे में कोई सवाल न किया। वो कुछ इस किस्म का आदमी था, अपने काम से काम रखने वाला, अपने हाल में मगन।
दूसरी सुबह हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई, जिसके मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं थी। मेरे खून में बिच्छू के जहर के असरात नहीं थे, जिसका बड को अंदेशा था। उसके बाद मैं साइका से मिला। वो मुझे देखकर खिल उठी, देर तक मुझसे बातें करती रही। मैं भी उसकी दिलजोई की खातिर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। चंद रोज इसी तरह गुजर गए। बर्ड अपनी तफरीहात में मगन था और मेरी कोशिश ये थी कि साइका जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, ताकि किसी मुहिम पर रवाना होने से पहले मैं उसे वापस भेज दूं, क्योंकि अब साइका का मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। अपनी माजूरी के सबब वो यहाँ की सख्त जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अस्पताल पहुंचा तो साइका मेरी मुंतजिर थी। वो मुझे देखकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अली, बहुत जल्द मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। आज डॉक्टर अब्दुल्ला ने मेरा मुआयना किया था और वो मेरी तरफ से बहुत मुतमईन थे। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी मुसर्रत का इजहार किया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोली, डॉक्टर का ख्याल है कि मेरी सेहत गुज़श्ता चंद रोज में तेजी से बेहतर हुई है। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी ये बात महसूस की है। वो बोली, जानते हो इसकी वजह क्या है? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या? हालांकि मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम हो इसकी वजह। अगर तुम न मिलते तो मैं शायद इतनी जल्दी न संभल पाती। तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि फाखरा याकूबी एक अरब नौजवान के साथ पहुंच गई। बोली, हेलो अली, मैं तुम्हारी रिहाइशगाह से आ रही हूँ। मुझे मालूम हुआ कि तुम अस्पताल में हो। फिर उसने अरब नौजवान की तरफ इशारा किया, इनसे मिलो अली, ये मसूद तलहा हैं, तुमसे मिलने के लिए सख्त बेचैन थे। मसूद ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कहा, तुमसे गायबाना तारुफ साइका के जरिए हो चुका है मेरे अजीज। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने साइका के लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मसूद तलहा ने साइका की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अली, ये तो मेरा फर्ज था। थोड़ी देर हम मजीद साइका के पास ठहरे, फिर वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गए। फाखरा याकूबी मेरे साथ थी। अलबत्ता मसूद को किसी काम के सिलसिले में जाना था, लिहाजा वो इजाजत लेकर रास्ते ही में हमसे जुदा हो गया। फाखरा ने मुझे बताया कि लाइन ऑफ क्रूजल के लिए काम करने वाले तमाम अहम अफराद नाटोनिया पहुंच रहे हैं ताकि मुझसे मुलाकात कर सकें। इस इंकशाफ पर मैं चौंका। कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम लोग मेरी असल हैसियत से वाकिफ हो गए हैं। फाखरा ने कहा, तमाम लोग नहीं, सिर्फ चंद अफराद जो यहाँ नुमाया हैसियत के हामिल हैं। मैंने कहा, फाखरा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं कि मेरी यहाँ मौजूदगी का राज फाश हो जाए। ये तो महज एक एहतियाती तदबीर थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा नाम जब लाइन ऑफ क्रूजल के हवाले से मशहूर होगा तो और भी बहुत सी बलाएं इस तरफ का रुख करेंगी और फिर मुमकिन है कि मामलात को संभालना मुश्किल हो जाए। हमारे दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना हो जाएंगे और अपनी कार्रवाइयां तेज तर कर देंगे। बेहतर तो यही था कि मैं पसे पर्दा रह कर काम करूं। फाखरा ने कहा, अली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इन चंद अफराद के अलावा कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान सकेगा। मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। पहले सिर्फ तुम यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ थी, फिर मसूद तलहा को साइका ने बताया और अब लाइन ऑफ क्रूजल के तमाम जिम्मेदार अफराद वाकिफ हो गए हैं। आइंदा देखिए क्या होता है। फाखरा ने फौरन ही मेरे जुमलों की काट को महसूस कर लिया था। उसने नजरें झुका ली। वो शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर शायद उसने इस मौजू से बचने के लिए कहा, साइका के बारे में क्या सोचा है अली? मैंने कहा, उसको वापस भेजना पड़ेगा। वो बोली, वो तुमसे बहुत मुतासिर है। शायद तहजीब मेलकम एक्स की वजह से उसने अपनी पेशकदमी रोक दी, वरना उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया और मुझे देखने लगी। मैंने कहा, वरना क्या होता? क्या तुम्हारे ख्याल में वो मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो जाती? वो बोली, मेरा मतलब ये नहीं था अली। मैं जानती हूँ कि अली यार खान कौन है। गैर मामूली लोगों से आम नौयत की बातों की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, मगर इसमें साइका का कोई कसूर भी तो नहीं है। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग फौरन तुमसे मुतासिर हो जाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद को भी इस हादसे से बचा नहीं सकी थी। वो तो बर वक्त ब्रेक पर पांव पड़ गया और मेरी गाड़ी एक बहुत गहरे खड्ड में गिरने से बच गई। मुझे मालूम हो गया था कि तुम तहजीब के हो चुके हो, चुनाचे मैंने फौरन स्टीयरिंग घुमा दिया। मैं मुस्कुराया, खूब। फिर मैंने पुरमज़ाह अंदाज में कहा, और अब इस गाड़ी का रुख किस समत है? फाखरा हंस पड़ी। बोली, किसी समत नहीं, बीच चौराहे पर खड़ी है। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मसूद तलहा साइका को पसंद करने लगा है। मैं चौंका, क्या मतलब? वो बोली, मतलब ये कि वो साइका से शादी करना चाहता है। मैंने पूछा, क्या उसने ये बात तुमसे कही है? वो बोली, नहीं, मुझसे खुलकर तो इसका इजहार नहीं किया, मगर मैं जानती हूँ कि वो साइका से मोहब्बत करने लगा है। मैंने कहा, तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि साइका अब माजूर हो चुकी है। मुमकिन है तुम इजहार हमदर्दी को मोहब्बत समझ रही हो। वो बोली, अली, मैं एक औरत हूँ और मर्द की निगाहों को पहचानती हूँ। हमदर्दी और मोहब्बत में फर्क महसूस कर सकती हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया।
पुरख्याल नजरों से फाखरा को देखने लगा। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मसूद एक अच्छा इंसान है और मैं समझती हूँ कि वो साइका के लिए बेहतरीन हमसफर साबित होगा। मैंने कहा, मैं तुमसे इख्तिलाफ नहीं करूंगा फाखरा, लेकिन साइका को इस पर आमादा करना कि वो मसूद के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करे बहुत मुश्किल है। फाखरा ने कहा, ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं अली, अगर मुनासिब समझो तो साइका से बात करना। ये कहकर वो उठ गई। बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, जैसे ही तमाम लोग नाटोनिया पहुंचेंगे मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगी, फिर हम मीटिंग के लिए कोई वक्त तय कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, और फिर दरवाजे तक आकर उसे रुखसत कर दिया। फाखरा के जाने के बाद मैं गौर व फिक्र में मसरूफ हो गया। बहुत से ख्यालात जहन में गड़मड़ हो रहे थे। आइंदा होने वाली मीटिंग और उसके शुरका का ख्याल आया। अब तक इस मुहिम के सिलसिले में जिन हालात और वाकयात से साबिका पड़ा था, मैं उनका तज्जिया करता रहा। फिर साइका माइलर और मसूद तलहा की तरफ जहन भटक गया। एक बात तो तय थी कि अब साइका को एक नई जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी के बारे में जिसमें माजी की हंगामा खेजियां नहीं होंगी, बल्कि खुद अपने लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत महसूस होगी, और मसूद तलहा बहरहाल एक मुनासिब शरीक जिंदगी साबित हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।